अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ FGT 201 का लेक्चर नंबर 30 डिस्कस किया जाएगा। यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा क्योंकि इससे पहले हम NPV और IRR के ऊपर खासी डिस्कशन की है, लेकिन NPV का या IRR की जो हमने कैलकुलेशन पीछे देखी उन्हीं की एप्लीकेशन आपको बॉन्ड्स में भी नजर आएगी, उनकी एप्लीकेशन आपको स्टॉक्स में भी नजर आएगी। आज तो हमारा फोकस इस लेक्चर 30 में बॉन्ड्स पे और इसकी टाइप्स पे और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू बॉन्ड्स में हमारा डिस्कशन रहेगी। चलिए जी बात करते हैं बॉन्ड्स के ऊपर। देखिए टाइटल आपकी स्क्रीन के ऊपर है बॉन्ड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। अच्छा, इसके से पहले हमने क्या डिस्कस किया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग। हमने देखा था कि डिसीजन कैपिटल बजट के कैपिटल बजटिंग क्या थी और कैपिटल बजटिंग के डिसीजन कैसे कर रहे थे। हमने देखा NPV और IRR ने हमारी बड़ी हेल्प की और हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली। अभी हमने डिस्कस जो करना है, अभी सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज़। देखिए बॉन्ड्स और स्टॉक्स दोनों को सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। ये मैं आपको स्टार्ट वाले लेक्चर्स में हमारे इंट्रोडक्शन में बताया था। और रियल एसेट या फिजिकल एसेट जिसको कहते हैं लैंड मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग्स वगैरह को रियल एसेट मीन्स जिनको आप टच कर सकते हैं, जो अवेलेबल होते हैं फिजिकली, उनको आप कहते हैं रियल एसेट्स। अच्छा जी, सिक्योरिटीज़ की दो ही टाइप्स है, जैसे हमने देखा था स्टॉक्स और बॉन्ड्स, और ये दोनों ही डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटीज़ है। डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटीज़ को एक्सप्लेनेशन में आपको आगे जाके दूंगा, पहले आप बेसिक बातें कर लेते हैं। दोनों ही बॉन्ड्स हो या स्टॉक्स हो, ये दे आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होगा एक बॉन्ड्स या स्टॉक्स इशू करने वाले पे और बॉन्ड्स और स्टॉक खरीदने वाले के लिए। अच्छा जी, अभी जो शेयर्स है वो बता रहा है कि ओनरशिप और शेयर होल्डिंग को जाहिर करता है और ये लाइबिलिटी साइड पे शो किया जाता है शेयर्स को, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो इक्विटी में आते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन होता है बिजनेस के अंदर, तो उनकी इक्विटी जो है, कैपिटल जो है, वो आपको लाइबिलिटी साइड पे नजर आएगा, जिसे ओनर इक्विटी जिसको कहा जाता है। शेयर्स अगर आपने खरीदे हुए हैं, तो जाहिर है खरीदे, अगर आपने कंपनी ने खरीदे हुए तो आपके शेयर्स एसेट साइड पे भी आ सकते हैं। बॉन्ड्स में देखा जाए तो बॉन्ड्स भी जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, और ये लोन होगा कंपनी के लिए, आपके लिए लोन होगा अगर बॉन्ड्स इशू करते हैं। इशू करने वाला है और खरीदने वाला बॉन्ड होल्डर कहलाएगा, और इसी लोन या बोरिंग इसके नतीजे में हो रही थी, पैसे आप ले रहे होते हैं। सही है जी। दीज आर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। इस पे यहाँ पे बॉन्ड्स को कहा गया कि लॉन्ग टर्म होते हैं। इसकी जो टाइप्स डिस्कस करेंगे तो उसमें बहुत सारी टाइप्स होगी, जो कि शॉर्ट टर्म भी होगी, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, सारी डिटेल इसके अंदर हमने देख ली है। अभी डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटीज़ का सुन ले, क्या है इसका कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटीज़ का मतलब ये हुआ कि जो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स है, अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट होने के बाद कंपनी के प्रॉपर्टीज़ एसेट्स वगैरह हो गए, रियल फिजिकल एसेट्स हो गए, उनके ऊपर हक वो होगा बॉन्ड्स होल्डर का। वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपने बॉन्ड्स से जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है या कूपन पेपर्स रहती है वो वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। स्टॉक्स का बाद में आता है क्लेम, उसकी कंपनी के एसेट्स के ऊपर बाद में क्लेम आता है, पहले बॉन्ड्स वालों को दिया जाएगा। अगर प्रेफर्ड स्टॉक्स है तो प्रेफर्ड स्टॉक्स वाला होता है, फिर कॉमन जो शेयर्स होते हैं उनका क्लेम आता है कंपनी के। डिफ़ॉल्ट के केस में ये डायरेक्ट क्लेम जो है, क्लेम वो डिफ़ॉल्ट के केस पे देखा जाता है। यहाँ पे भी ये शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ, जो बॉन्ड्स होंगे वो एसेट साइड पे तब शो होंगे अगर आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं, किसी कंपनी के आपने खरीदे। अगर आपने बॉन्ड्स इशू किए हैं, आपने इशू करके तो पैसे आपके मनी आ गई है, बोरो की मनी, तो आपके लाइबिलिटी साइड पे आएगी। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं और वही यहाँ पे बात कर रहा है कि स्टॉक्स ओनरशिप होती है और बॉन्ड जो होते हैं डेट होता है, दोनों ही डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटीज़ होती है। अभी यहाँ से बात कर कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, जब भी कोई कंपनी प्रोजेक्ट करना चाह रही है, तो उसके पास पैसे कलेक्ट करने के लिए जो उसको पैसा रिक्वायर्ड है, मनी रिक्वायर्ड है, उसके दो तरीके हैं रेज करने के। वो एक है इक्विटी और एक है डेट। जो भी शेयर होल्डर की तरफ से मनी आती है, पैसा आता है, उसको इक्विटी कहा जाता है, और डेट वो जब भी आप मनी बोरो करते हैं, लोन कर लेते हैं, तो उसको डेट कहा जाता है। अच्छा, डेट की जो एक शक्ल है, एक फॉर्म है, वो है बॉन्ड्स। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है, ग्रीन वाली। क्या कि वैल्यू ऑफ डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटीज डायरेक्टली विल बी डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू अंडरलाइंग रियल एसेट्स। अच्छा, ये बॉन्ड इशू कैसे हो गए, इसके पीछे ये टेक्सटाइल वीविंग फैक्ट्री की केस स्टडी ले। वो कह रहे हैं कि सपोज करें कि आप कि 1 बिलियन रुपीज़ आपको रिक्वायर्ड है
और आप ये दो तरीक़ों से कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, इक्विटी से या डेट से। तो इसका तरीकाकार आपने ये बनाया कि आपने उस जो 1 बिलियन था वो मैंने आपके लिए ऐसे लिख दिया है। 1 बिलियन को आप डिवाइड किया 1000 हिस्सों में, या 1 बिलियन को 1000 हिस्सों में जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू बनती है, एक जो हिस्सा होगा उसकी वैल्यू होती है 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ का आप एक बॉन्ड इशू कर दें, ठीक है, और टोटल बॉन्ड्स आपके कितनी इशू होंगे, 1000 बॉन्ड इशू होंगे। तो ये जो बॉन्ड इसने इशू कर दिए हैं, हर बॉन्ड के ऊपर जो आपने बॉन्ड होल्डर जो आपका बॉन्ड खरीदेगा उसको जो आपने एनुअल पेमेंट करनी है कि जाहिर लोन लिया उसका इंटरेस्ट जो दे रहा है उसको कूपन इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। वो निकलता कैसे है, भी कैलकुलेट कैसे होता है, जो आपने पे करना एनुअली। आपने जब सपोज के 50% आपने डिसाइड किया कि एक बॉन्ड का एनुअल कूपन रेट है, कूपन इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, कूपन रेट भी कहते हैं, और उसको क्योंकि हमने वैल्यू जो एक शेयर था उसकी फेस वैल्यू 1000 थी, तो आपने 150 एक बॉन्ड का 1 साल का इंटरेस्ट आपने देना है 150 रुपीज़। अच्छा, वो कह रहा है कि सपोज के अच्छा यही जो 150 रुपीज़ हो गया ये बॉन्ड होल्डर्स के लिए इनकम होगी कि उसने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है एज ए लोन दिया हुआ आपको पैसे। फिर बॉन्ड होल्डर सपोज के आप 2 साल के लिए बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो 20 के आपने 2 साल 150 रुपीज़ देने हैं जिसने आपका बॉन्ड खरीदा हुआ है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कह रहे हैं कि 2 साल के बाद वो भी आपने वापस कर देनी है उस बंदे को जिसने आपका बॉन्ड खरीदा था। 20,000 रुपये का बॉन्ड खरीदा था आपने, दूसरे साल के एंड के ऊपर मेच्योरिटी टाइम वो होता है जिसके ऊपर बॉन्ड की मुद्दत पूरी हो जाती है, उसके ऊपर आपने जिसने बॉन्ड खरीदा उसको आपने प्रिंसिपल अमाउंट 20 के फेस वैल्यू जिस पे उसने बॉन्ड खरीदा तो वो भी वापस करनी है, और कूपन रेट या कूपन पेमेंट जो बनती जैसे 150 इस केस में बनी तो दूसरे साल में ये भी पे करनी। 20 के 1000 वाले केस में आपने 1150 रुपये उस आदमी को, उस पर्सन को दे रहे हैं जिसने आपका बॉन्ड खरीदा था। याद रखिए ओरिजिनल बॉन्ड जितनी अमाउंट का होता है उसको कहा जाता है बॉन्ड की फेस वैल्यू या पार वैल्यू। ये फेस वैल्यू इसको वजह से कहते हैं कि जैसे आपके पास आप कोई भी नोट निकाले अपनी पॉकेट से, 100 का निकाले, 10 का निकाले, 1000 का निकाले, तो उसके ऊपर आप देखा होगा 1000 के नोट के 1000 लिखा होता है, 100 के ऊपर 100 लिखा होता है। ये समझ लें कि इसकी फेस वैल्यू है। इस नोट के ऊपर ये 1000 का है तो उसके ऊपर 1000 लिख दिया। इसे जब आप बॉन्ड परचेज करते हैं बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है कि ये कितने बॉन्ड है, वो जो बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड लिखी होती है उसको कहते हैं इसकी फेस वैल्यू या इसकी पार वैल्यू। फिर मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई की जिस बॉन्ड को बहुत अच्छा समझा जाता है तो वो मार्केट के अंदर महंगा बिकने लग जाता है, जिसको समझा जाता है कि ऐसे ही है, इसकी वर्थ नहीं है, इसकी कंपनी डाउन जा रही है तो उसका वो सस्ता बिकने लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ को ब्लैक में बेचने लग जाते हैं जब वो शॉर्ट हो जाती है, और महंगा बेचने लग जाती है शॉर्ट हो जाती है, और जब एक्सेस में आ जाती है तो आपको वो सस्ती हो जाती है। देखिए जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो येलो में हाईलाइट मैंने कर दिया कि आप ऐसे और हम इसको ही सोचते हैं कि आखिर हम डेट पे क्यों पैसे लेते हैं, इक्विटी भी क्यों नहीं लेते, और अगर इक्विटी भी लेते हैं तो डेट पे क्यों नहीं लेते। इसका आंसर आपको यहाँ पे इस पेज पे दिया जा रहा है। हाईलाइट किया है, इफ द कंपनी रेजेस मनी यूजिंग बॉन्ड, कहते हैं बॉन्ड में अगर करते हैं तो क्या फ़ायदा है कंपनी को, क्या नुकसान है। फ़ायदा ये होगा कि कंपनी जिससे पैसे लेगी वो आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व भी होगा। आपने देखा हो कि जिससे आप कर्जा लेते हैं उसको इससे लेना देना नहीं होता, आप कहाँ इस्तेमाल करें उसको, बस आप उसको इंटरेस्ट के साथ वो उसकी अमाउंट वापस कर दीजिएगा। इस केस पे एक रिस्क आ जाता है कि इंटरेस्ट की पेमेंट हर सूरत में करनी होती है, चाहे आपकी कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए। सेकंडली ये है कि कंपनी इक्विटी में जब लेती है, इक्विटी के जरिए लेती है, रेज करती है, मनी करती है, तो उसके अंदर उसको क्या मसला आता है, उसको मसला ये आता है कि कंपनी के या आपके जो भी बिजनेस है उसके अंदर वो जो इक्विटी या शेयर होल्डर जो होते हैं वो पार्ट शेयर होल्डर बन जाते हैं, बीच के पार्टनर बन जाते हैं, बिजनेस को आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर, आपकी मैनेजमेंट के अंदर इंटरफेयर करने लग जाते हैं, जो कि आपको मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज इसमें वो रिस्क उस तरह का नहीं कि इस पर इनको हर सूरत में डिविडेंड देने वाला या इंटरेस्ट देने वाला कोई मामला नहीं होता इक्विटी के केस से। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होगी। सपोज कि देखिए एक तो एक फेस वैल्यू होती है उसके ऊपर लिखी होती है, अगर 2-3 साल के लिए बॉन्ड यूज़ हो गया है तो फिर आप बॉन्ड सेल करना चाह रहे हैं बीच में, तो उस वक्त उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। उसकी वैल्यू उसके कैश फ्लो से जो कि उससे अटैच है, जैसे मंथली हमने देखा था 1000 वाले बॉन्ड के ऊपर 15% से 150 रुपीज़ बन रहे थे, तो इस तरह कितने कैश फ्लो अटैच है स्टिल अभी पे कर रहे हैं आपको इशूअर ने जिसने बॉन्ड आपको सेल किया। फिर यहाँ पे बता रहा है कि इंटरेस्ट रेट
जो एक होता है जिसको कूपन इंटरेस्ट रेट भी होता है, वो उसकी बेस पे जो इसको अबाउट बिल्ली होती है और एक प्रिंसिपल अबाउट जो मेच्योरिटी के ऊपर बिल्ली होती है, सबको आप डिस्काउंट बैक करके देख ले तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकल आती है। अभी सवाल यहाँ पे एक फिर रख रहा है कि वेयर आर दीज कैश फ्लोज कम फ्रॉम, कैश फ्लोज कहाँ से आते हैं, कॉपरी कहाँ से आप बॉन्ड होल्डर्स को जो बॉन्ड खरीद जो बैठा हुआ है उसको कूपन पेमेंट कहाँ से कर रही होती है। वो हमने बात की थी जो क्लॉथ फैब्रिक कंपनी की जो कि फैब्रिक कपड़ा बना रही है और मार्केट में सेल कर रही है, उस कपड़े से जो इनकम हो रही है उस इनकम से कूपन पेमेंट पे कर रही है कंपनी, मींस की कंपनी पेज दीज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो इस तरह का जो भी होगा बॉन्ड उसके पीछे कोई ना कोई एक्चुअल रियल एसेट एग्जिस्ट कर रहा होता है जहाँ भी इनकम आ रही होती है, वहाँ से बॉन्ड होल्डर को कूपन पेमेंट और फाइनली एक मैच्योरिटी के ऊपर फाइनल पेमेंट भी की जाती है जिसको प्रिंसिपल पेमेंट कहा जाता है। और यही वजह है कि इसको डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटी कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक अंडरलाइंग रियल एसेट एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारी वाली एग्जांपल के अंदर फैब्रिक या कपड़ा एग्जिस्ट कर रहा था जो सेल हो रहा था मार्केट के अंदर। वो कह रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स की जो पाकिस्तान में पाई जाती है किस तरह करेक्टरिस्टिक होती है। जैसे पाकिस्तान में बॉन्ड्स को टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट की शक्ल में पाया जाता है, भी कहा जाता है इसको। और ये 3 स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में पाई जाती है, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। उस वहाँ पे ये ट्रेड होता है और बीज के कहाँ ट्रेड होता है आपको पता होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में। और इसकी TFC की जो नॉर्मल वैल्यू होती है जिसमें आपने देखा बहुत डिफरेंट वैल्यू के होते हैं। तो TFC की वैल्यू आमतौर पे 1000 होती है पाकिस्तान के अंदर, और 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर मेच्योरिटी पीरियड है इसका। ठीक है, लाइफ ऑफ बॉन्ड भी कहते हैं, मेच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं इसको। और पाकिस्तान में ये बॉन्ड जो है कंपनी भी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, इवन इंडिविजुअल भी ये बॉन्ड इशू कर सकता है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, ऐसे ही खुद से नहीं कर सकते। उसका एक गारंटियर शामिल होता है और उसकी गारंटी देता है, उसकी बेस के ऊपर एक रियल एसेट पीछे प्लेज करना पड़ता है, मॉर्गेज करना पड़ता है, फिर जाके आप बॉन्ड इशू कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ट्रेजरी बिल या टी बिल्स शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, और FIB ये वाले बॉन्ड जो होते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं। बाकी जो फेस वैल्यू और पावर वैल्यू ये वाले मैंने आपको ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस पूरे जो टैक्स आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक बात आपके साथ शेयर करना चाहिए कि आल्दो की कूपन इंटरेस्ट रेट जो कि बॉन्ड की फेस वैल्यू के ऊपर पे किया जाता है बॉन्ड होल्डर को, वो फिक्स रहता है। जितने साल में बॉन्ड रखेंगे आपको एक फिक्स अमाउंट आपको आती रहेगी, लेकिन मार्केट जो इंटरेस्ट रेट है उसका बॉन्ड के कूपन रेट पे इफेक्ट आता है। ये इफेक्ट क्या होगा इसको हमने आके फ्यूचर वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। और ये आपको याद रहना चाहिए कि जब भी कूपन पेमेंट नहीं कर सके कंपनी तो उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस होंगे और कंपनी की क्लोजिंग की तरफ से जा सके, उसको बंद करवाया जा सकता है। बॉन्ड की डेफिनेशन जहाँ से वही बात जो हमने बार बार डिस्कस की है वही है, यहाँ पे भी डिस्कस किया। इसी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में हमने देखा TFC है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनीज वो होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड होती है, लिस्टेड होती है, वहाँ पे उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, उसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी कहते हैं। और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट भी उसको बॉन्ड की एक टाइप है, और वो सर्टिफिकेट इसी तरह आपको कूपन पेमेंट देनी पड़ती है, उसको भी गवर्नमेंट इशू करती है। टी बिल्स भी, ट्रेजरी बिल जिनको कहते हैं, ये भी गवर्नमेंट इशू करती है। ये बॉन्ड्स की टाइप्स है, एग्जांपल्स है उसकी। अभी बॉन्ड से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ न्यूमेरिकल फीचर्स उनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मेच्योरिटी और टेन्योर और लाइफ ऑफ द बॉन्ड। ये तीनों टर्म्स एक ही बात है। मैंने जैसे कहा था कि बॉन्ड जैसे यहाँ पे लिखा 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का हो सकता है। ये बॉन्ड आप जो खरीदते हैं तो उस वक्त उसकी एक लाइफ फिक्स होती है कि इतने लाइफ के बाद आपको इसकी प्रिंसिपल पेमेंट जितने का आप खरीद रहे हो फेस वैल्यू वो मिलेगी। अच्छा, ये बॉन्ड आप बीच में सेल भी कर सकते हैं। जब इस बॉन्ड को ख़त्म हो जाएगा, या आप ख़त्म करना चाह रहे हैं या आप इसको वापस करना चाह रहे हैं, कंपनी वापस ले लेती है या इसकी टर्मिनेशन हो जाती है, पीरियड पूरा हो जाता है, इसको टर्मिनेशन या रिडीमिंग ऑफ द बॉन्ड कहा जाता है, जैसे मेच्योरिटी डेट पूरी हो जाती है। और पावर और फेस वैल्यू ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि बॉन्ड के फेस के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसको पावर वैल्यू, फेस वैल्यू कहते हैं। इस वैल्यू के ऊपर बॉन्ड इनिशियली सेल होता है, बाद में उसकी सप्लाई पे, डिमांड और सप्लाई के ऊपर इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। मार्केट इंटरेस्ट रेट इसको इफेक्ट करता है, डिफरेंट इसको पैरामीटर इफेक्ट करते हैं। कंपनी की वर्थ, कंपनी की वैल्यू, आपका परसेप्शन कंपनी के बारे में, ये सारा फैक्ट करता है बॉन्ड की वैल्यू को। फिर आगे कूपन इंटरेस्ट रेट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि वो जिसके ऊपर आपको कूपन पेमेंट होनी होती है, जितने रेट पे, बस जितने परसेंट पे आप पेमेंट उसको ऊपर इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। ये जी वर्ड इंडेंचर, इंडेंचर क्या है? इंडेंचर याद रखिए कि लॉन्ग लीगल एग्रीमेंट, एक इलीगल एग्रीमेंट। जैसे आपको कोई
कोई आप प्लॉट खरीदते हैं तो प्लॉट का आप बेचने वाले और सेल करने वाले और खरीदने वाले के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। इसी तरह बॉन्ड बेचने वाले में ये जो इशूअर होता है इसको कहा जाता है, और खरीदने वाले में जो कि बॉन्ड होल्डर बन जाता है उनके तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसको कहा जाता है इंडेंचर। ठीक है जी, इंडेंचर ये वर्ड याद रखिएगा। इंडेंचर के अंदर वो तमाम क्लाजेज शिक्के कंडीशन लिखी होती है जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं, दोनों बॉन्ड होल्डर्स भी और बॉन्ड इशूर दोनों ही प्रोटेक्ट हो रहे होते, ताकि कोई हैंकी फैंकी दोनों में से कोई नहीं कर सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। ये एक कॉन्टैक्ट है, लीगली कॉन्टैक्ट किया जाता है। ये बात याद रखने वाली है कि जो बॉन्ड्स होल्डर होते हैं फर्स्ट क्लेम ऑन एसेट्स ऑफ अ कंपनी इन केस ऑफ कंपनी क्लोजेज डाउन, कंपनी डिफॉल्ट हो गई, कंपनी बंद करने का टाइम आ गया, कंपनी के जो एसेट्स होंगे उसकी ज़मीन होगी मशीनरी, उसके बेच के सबसे पहले जिन लोगों के पैसे दिए जाएंगे वो होंगे बॉन्ड होल्डर्स। याद रखिएगा, कंपनी के इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट होने के केस में पैसे पहले दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी वर्ड है ये स्टॉक और बॉन्ड्स वाली हमने जो सिक्योरिटीज़ वर्ड किया थे जिसके क्या वो नहीं है। जो सिक्योरिटी पुलिस वगैरह होती है वो भी सिक्योरिटी नहीं है, ये सिक्योरिटी है कि जो बॉन्ड्स है आप खरीद रहे हैं इसकी सिक्योरिटी इसके बैक के ऊपर किस बेस के ऊपर ये बॉन्ड्स इशू किए गए हैं। ठीक है, गारंटी ने किस बेस पे गारंटी दे दी कि हाँ जी कंपनी अगर हो जाती है डिफॉल्ट कर जाती है तो कंपनी फलां चीज़ बेच के आपको पैसे देगी। तो मॉर्गेज बॉन्ड्स जो होते हैं उनके पीछे रियल प्रॉपर्टी होती है, लैंड बिल्डिंग मशीनरी एटसेट्रा जो भी रखा गया है उसके पीछे होती है। कहते हैं फिर डिबेंचर और सब ऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे कोई रियल प्रॉपर्टी कार फरमा नहीं होती, भी इस बैक पे नहीं रखी जाती। और पर्सनल और कॉर्पोरेट गारंटी की बेस पे, जैसे मैं गारंटी दे दूँ किसी के, ठीक है जी आप पैसे आप उसको दे दें कि आपको वापस कर देगा, इस तरह गारंटी होती है। कॉल प्रोविजन, कॉल प्रोविजन क्या है कि ये राइट है ऑफ द इशूअर, जिसने बॉन्ड इशू किया उसको एक राइट दिया जाता है। इंडेंचर के अंदर लिखा जाता है अगर कॉल प्रोविजन है तो। इंडेंचर वही जो कॉन्ट्रैक्ट था बॉन्ड होल्डर और इशूअर के दरमियान, कि अगर कंपनी किसी वक्त भी चाहती है कि मैं अपने जो बॉन्ड्स मार्केट के अंदर सेल की हुर्क में वापस ख़रीदना चाह रही हूँ तो वो पेमेंट करके तो ख़रीद सकता है। इसको कॉल प्रीवियर कहा जाता है, मेच्योरिटी डेट तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वेर मार्केट इंटरेस्ट रेट ड्रॉप, तो उस वक्त जब ड्रॉप हो जाता है तो उस केस पे ये कॉल प्रीवियर वाली जो एक कंडीशन है वो कंपनी या वो जो बॉन्ड इशूअर है वो उसको यूज़ करता है। फिर है बॉन्ड की रेटिंग या रिस्क। हम कहते हैं बॉन्ड ये वाली इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड की फेस वैल्यू से ऊपर वैल्यू पे बिक रहा है, या बॉन्ड रिस्की है इसकी फेस वैल्यू से नीचे सेल हो रहा है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि बॉन्ड रिस्की है कि नहीं? पाकिस्तान के अंदर पैकरा और VIS दो फर्म्स है जो कि वैल्यूएशन करती है कि कंपनी की, उस कंपनी की जो कि जिसकी क्या वर्थ है, उसके बॉन्ड्स की रेटिंग क्या है। और इंटरनेशनल बॉडीज़ और S&P है, ये जो सिक्योरिटीज़ है उनकी वर्थ को कि उसमें रिस्क है कि नहीं, रेटिंग्स उसकी करती है। अब रेटिंग की बात करें, रेटिंग की अगर बात तो इसके अंदर बीज के रिस्क बढ़ने कैसे कैसे पड़ते हैं, कि ऑपरेटिंग लॉसेस कंपनी को आ रहे हो, बोरिंग कंपनी की बहुत ज़्यादा है, इनकम की वेरिएशन है, इस तरह की रीज़न है। अच्छा, ये फिर ये जो रेटिंग है इस तरह लिखी जाती है, ट्रिपल ए वाली रेटिंग सबसे बेहतर है, डबल ए वाली उससे कम, ए वाली उससे कम, इस तरह चलती जाती है। फिर बाकी ये लिखा है ए पॉजिटिव वाली बेटर होती है, नेगेटिव वाली, ये सारी आप देख लीजिए, ये रेटिंग के तरीकाकार है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मॉर्गेज बॉन्ड का मैंने बता दिया था, बैक किया जाता है रियल एसेट के साथ, सबऑर्डिनेट डेट और जनरल क्रेडिट के साथ। ये लो रैंक होते हैं और इसका क्लेम जो है बाद में आता है, पहले मॉर्गेज बॉन्ड्स का आता है क्लेम। बीस के इसका जो क्लेम है या इसका रैंक है, इसका रैंक ये मॉर्गेज बॉन्ड के बाद आते हैं। डिबेंचर जो होते हैं जिसकी रियल प्रॉपर्टी या बैक नहीं की जाती, जब वो बॉन्ड इशू किए जाते हैं गारंटी के ऊपर होते हैं, ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं हम। अच्छा जी, हाई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ये होती है कि अगर कूपन रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट के साथ फ्लक्चुएट होता है, वैसे कूपन रेट बिग फिक्स होता है कूपन इंटरेस्ट रेट, अगर वो फ्लक्चुएटिंग है मार्केट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, उस बॉन्ड को कहते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। अच्छा, यूरो बॉन्ड, अगर कोई कंट्री अपने मुल्क के अलावा किसी दूसरे मुल्क में बॉन्ड इशू करती है, जैसे पाकिस्तान किसी अमेरिका में, इंग्लैंड में, किसी और कंट्री में अपने बॉन्ड इशू करता है, तो उस बॉन्ड को यूरो बॉन्ड कहा जाएगा। जीरो बॉन्ड जो लो कूपन बॉन्ड्स के अंदर कोई रेगुलर पेमेंट किया, जैसे हमने देखा था कि बॉन्ड के जंक बॉन्ड या हाई यील्ड बॉन्ड ऐसे बॉन्ड हो गए, हाई यील्ड के हाई उसके ऊपर कूपन इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। जंक बॉन्ड इस सेंस पे इसको कहा जाता है कि ये स्मॉल कंपनी या कॉर्पोरेशन इशूज़ करती है, और ऐसी कॉर्पोरेशन इशू करती है जो कि स्केल में छोटी होती है, तो उनका बॉन्ड जो होता है रिस्की बॉन्ड होता है। तो आपने सुना हो कि हाई रिस्क हाई गेन, तो ये कंपनी जो कॉर्पोरेशन जो कि छोटी होती है बॉन्ड इशू कर देती है,
उनका बोर्ड आप जब भी खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। ज़ाहिर आप कहेंगे छोटी कंपनी है, डिफ़ॉल्ट होने की चांस ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इसके ऊपर लूँगा। तो हूँ कि मैं इस बोर्ड को स्टॉक्स में कन्वर्ट कर दूँ, शेयर कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर लूँ। उसका एक तरीकाकार होगा जो कि डेंचर के अंदर लिखा होगा, उसके मुताबिक आप इसको कन्वर्ट कर लें। कन्वर्जन के रेशो जैसे एग्जांपल दे रहा है कि 40:1। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो बोर्ड है, एक बोर्ड के अंदर उस कंपनी के आपको 40 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। और उस कंडीशन में कि अगर बोर्ड की जो वैल्यू है वो 1000 पे होगी, एक बोर्ड की वैल्यू, सही होगा जी। ऐसे करके कन्वर्टिबल बोर्ड्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए माशाल्लाह इसके साथ ही हमने लेक्चर 13 को ऐड कर लिया और इंशाल्लाह मुलाकात 14 लेक्चर के अंदर। और चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।